Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear aspirants, mentors, and the contestants of different exams? You are the student of history, and felicitations, because the student of history tastes each and every area of the age. So is the case with our video lectures. They are always amazing, and there is always a variety of the themes and concepts that we touch to. Why? Because when we are concerned with the history of any nation, we have to study different aspects, different angles, and different perceptions. So is the case with today's lecture. Actually, it is concerned with Renaissance. And you know, if you have watched my previous videos, and the students who are taking my online course for lecturer in English preparation, they know it well. We had done with different important writers who bridged age of Chaucer to Renaissance and Renaissance to modern age. Got it? Yes, if you don't have the idea, you have to watch my previous videos. And for Renaissance, it is a wider term, and it is the most important area of English history. So you have to understand it clearly. I have segregated or categorized this area into different categories. At first, we discussed major writers, and then we have started with major artists, and after this, we'll discuss it as an age of discovery, and then literature and religion. So there should be everything while you are studying history. So today's video is relevant to the major artist, and it is the part 2. I had done already with the part 1. If you are not familiar with, you have to watch that video as well. Major artists in Renaissance. Fine. Yes, the next artist is Titian or Titian. Titian 1488 1576 इटालियन थे और ये पेंटर थे. इनका जो बेस्ट नोन वर्क है, इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए, और ये अपने पोर्ट्रेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे. किसके? पोप 3 और चार्ल्स 1. नेक्स्ट, इन्होंने मिथिकल प्लस रिलीजियस पेंटिंग्स की. इनमें वेनस एंड एडोनिस और मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस ये इनकी मेजर पेंटिंग्स में से है. जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाए थे और ये मेजर पेंटिंग्स थी. विलियम टिंडेल, हम पहले भी इनकी बात कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे. वो लोग जीनियस वन जिन्होंने एज ऑफ चौसर को कनेक्ट किया था रेनेसांस से, ये कंट्रीब्यूट किया था, उनमें हम इनको डिस्कस कर चुके हैं पहले. 1494 1536 इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, और इस कारनामे की वजह से इनको फांसी पे जला दिया गया था. एट द स्टेक ही वाज बर्न्ड. विलियम बायर्ट 1539 40 1623 इंग्लिश कंपोजर थे, और इनको क्रेडिट किया जाता है इंग्लिश मैद्रिगल. ये मैद्रिगल जैसे गज़ल गायकी आज हम हमारे यहाँ है, इसी तरह इंग्लिश जो गज़ल है उनके ये बानी इनको समझा जाता है. रिलीजियस म्यूज़िक जो चर्च में, चैपल्स में, यानी कि जब ये जाते हैं अपनी मजहबी रसूमात के लिए, उस म्यूज़िक के इन्वेंटर भी इनको कहा जाता है. डोनाटेलो 1386 1466 इटालियन स्कल्पचर थे, और इनके जो लाइफ लाइक स्कल्पचर थे ये बहुत मशहूर थे उस ज़माने में भी, और भी आज भी इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है. ख़ास तौर पे डेविड मेडिसी फैमिली ने इसको प्रोपेगेट किया था. आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मेडिसी फैमिली इटली से बेसिकली उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. ये न्यू पेंटिंग्स, न्यू आर्ट में रूलिंग एलिट थी, तो उनकी जो डिज़ायर्स थी पेंटिंग्स के लिए, कारपेंट्री के लिए, नए हाउसेस, नए स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. सेंड्रो बोटिसेली 1445 1510 इटालियन पेंटर थे. इन्होंने बर्थ ऑफ वेनिस इनकी मशहूर पेंटिंग है. राफेल, इसको हम एस्थेटिक मूवमेंट में भी डिस्कस करते हैं. नेम आपने याद रखना है, चूँकि अपकमिंग वीडियोस में, वीडियो लेक्चर्स में और हमारी ऑनलाइन क्लासेस में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे. 1483 1520 ये शागिर्द थे बेसिकली
डिविंसी के, डिविंसी हम डिस्कस कर चुके हैं, और माइकल एंजेलो के। ये इन दोनों के स्टूडेंट थे, इनके प्यूपल शागिर्द थे पेंटिंग में, कार्विंग में, और इनकी मशहूर जो पेंटिंग है द मैडोना और स्कूल ऑफ एथेंस। माइकल एंजेलो 1475 से 1564, इटालियन स्कल्पटर पेंटर। जैसे मैं बता रहा था कि इनके स्टूडेंट राफेल, जिनको ये शोहरा आफाक, बहुत ज़्यादा शोहरत पाने वाले इटालियन स्कल्पटर पेंटर और आर्किटेक्टर थे, और इनकी द क्रिएशन ऑफ एडम और डेविड को इन्होंने काव किया था, जो पीछे हम बात कर रहे थे कि उन्होंने पेंटिंग की थी इसकी। नेक्स्ट इसने पेंट किया द सिस्टीन चैपल इन रोम। सिस्टीन चैपल इन रोम को भी इन्होंने ही पेंट किया था। और आप ये समझ रहे होंगे कि पेंटिंग, देखें पेंटिंग्स जो रफ स्ट्रक्चर होता है, रॉ स्ट्रक्चर होता है, उसको कितना ग्लिम्पसी और कितना अट्रैक्टिव बनाना ये पेंटिंग्स का काम है। और आज भी आप देख लें इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं फिर उनको पेंट करते हैं, और ये आर्टिस्टिक वैल्यू को शो करता है। अब असल में जो मेजर चीज़ है रिनेसांस की, रिनेसांस में जो आर्टिस्ट थे, पेंटर्स थे, आर्किटेक्चर्स थे, साइंटिस्ट, फिजिशियंस, एवरीथिंग वाज फ्यूज्ड। और ये मैं बता आपको इसलिए रहा हूं चूंकि लिटरेचर में हमने इनको डिस्कस करना है। आप देखेंगे शेक्सपियर ने कैसे टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने कैसे की हैं, थॉमस किड ने कैसे की हैं। जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। फेरी क्वीन में कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, तो ये लिटरेचर को समझने के लिए ये चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझनी होंगी। जैसे मैं जस्ट एक एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हैमलेट की। तो साइकोलॉजिकल टर्म्स शेक्सपियर ने इस्तेमाल की, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। Actually, this is relevant to your psychological state. So is the case with Marlowe's Dr. Faustus. What was that thing? So these are the psychological, यानी medical terms को इस्तेमाल करते रहे। Next, डा विंसी ने, ये कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मिसालें दे रहा हूँ कि साइंस को, आर्ट को, इंजीनियरिंग को, सोलर सिस्टम को, एस्ट्रोनॉमी जैसे हम कह रहे हैं, मेडिसिन को, ईच एंड एवरीथिंग वाज इन्फ्यूज्ड। हर चीज को लिटरेचर में वो शामिल किया गया। यानी कि एक अगर पेंटर था वो साथ के साथ मैथमेटिशियन भी था। अगर वो मैथमेटिक्स उससे आती थी तो उसने एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ा। यानी कि वो मल्टी डायमेंशनल थे। मल्टी डायमेंशनल होने की वजह से ही उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची, ये मैथमेटिक्स इन्होंने पढ़ी क्योंकि ये एक बिल्डिंग्स बनाने वाले थे, और इन्होंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ किसको पढ़ा, इंजीनियर थे ना, तो साथ ही मैथमेटिक्स पढ़ी। पेंटिंग्स आर्किटेक्ट थे तो इन्होंने मैथमेटिक्स को भी पढ़ा। गैलीलियो की बात कर लें, डिस्कार्टिस की बात कर लें, कोपरनिकस की बात कर लें। जैसे कि कोपरनिकस का कंट्रीब्यूशन है, इससे पहले ये समझा जाता था कि सेंटर ऑफ जो यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम, वो जमीन है। इसने बताया कि जमीन नहीं है बल्कि सन है, सूरज है सोलर सिस्टम का सेंटर। तो पूरी का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। रिनेसांस आर्ट की बात करें तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचुरल है, रियल है, साइंटिफिक है। यानी कि उसमें हर तरह की झलक है, रियलिज्म की भी, नेचुरलिज्म की भी और साइंटिफिक की। टेक्निक्स कौन कौन से इस्तेमाल किए हैं इन्होंने, पर्सपेक्टिव की टेक्निक है, शेडोज इस्तेमाल करते थे, लाइट और इमोशंस। ये सारी चीज़ें उनके स्कल्पचर्स को, पेंटिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को, स्टैच्यूज को, उनको लाइफ लाइक बना देते। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो रिनेसांस एज एन एज ऑफ डिस्कवरी बात करेंगे। ये बता आपको इसलिए रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारा होगा वो किस चीज़ पे होगा। कैसे लगी ये? अभी हमने बात की थी रिनेसांस एज एन आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि हमने रिनेसांस को आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा। चूंकि आर्ट, रिनेसांस चूंकि रिवाइवल है तो रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, न्यू डिजाइन्स, ईच एंड एवरी, मॉडर्निज्म की बात जो हमने की, तो हर एंगल को हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी लर्निंग और हमारे पर्सपेक्टिव, हमारा विजन रिनेसांस के हवाले से क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ये वाकई ही इन सारी चीज़ों को मज़ीद भी सीखना चाहते हैं तो मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी 03064251 172। थैंक यू वेरी मच।